वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं और एग्रोनॉमी के अंदर हम सीरियल क्रॉप पढ़ रहे हैं। 4 सीरियल क्रॉप का हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 5th नंबर पे आता है बार्ले जो एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। और इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेज, जिया मेज, जिसमें हमारे सीरियल क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए जय गणेशाय करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट जय जवान और जय किसान लिख दो भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार्ले जो आप सबको पता होगा कि इसका उपयोग क्या है। इसका मेजर जो उपयोग है, मेजर जो यूज है वो क्या है, बियर मेकिंग। भाई बियर बनाई जाती है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि ऐसे बोलते हैं कि तो जोका पानी है बियर के लिए। तो जोका पानी का मतलब क्या है कि जो बियर बनती है वो किससे बनती है, जो से बनती है, बार्ले से बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम क्या होता है, होर्डियम वल्गेर। होर्डियम वल्गेर क्या होता है, जो का बोटनिकल नेम होता है। फैमिली जितनी भी सीरियल क्रॉप है सबका परिवार कौन सा है, ग्रेमिनी है। ग्रेमिनी। आई होप आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि परिवार क्या है, ग्रेमिनी है। ओरिजिन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन एशिया और इथोपिया दोनों माना जाता है। एशिया एंड इथोपिया। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ओरिजिन क्रोमोसोम आपसे नहीं पूछे जाते। क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 2n = 14 होते हैं। कितने होते हैं, 2n = 14। प्रोटीन परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 11.5% एंड कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर 75%। फैट अगर हम देखें तो यहां पर फैट की मात्रा होती है इसमें 1.3%। कितना होता है, 1.3% होता है। टाइप ऑफ फ्रूट, तो किस प्रकार का फ्रूट है, कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस प्रकार का एक क्या है, फल है। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, कहने का मतलब है पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं भाई, देखो जैसे हमने पहले सोरगम में क्या बोला था, पेनिकल बोला था। तो यहां पर हम इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड या स्पाइक। स्पाइक या हेड। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इस पर स्टार लगा लेना। नेक्स्ट हम बात करें क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो देखो ये एक रबी क्रॉप है तो इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए, कूल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली क्रॉप है। टेम्परेचर अगर हम देखें तो यहां पर जर्मिनेशन के लिए अलग देखेंगे, जर्मिनेशन। उसके बाद हम ग्रोथ के लिए अलग देखेंगे। उसके बाद हम जब वो पक जाएगी, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम, ठीक है ना, पकते समय, 3 प्रकार का टेम्परेचर हम यहां पर देखेंगे। जर्मिनेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। एंड ग्रोथ के लिए होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और जो पकते समय इसका टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सर्वाधिक जो का प्रोडक्शन होता है वो होता है रसिया के अंदर, रूस के अंदर होता है, ठीक है ना, रूस। और इसके बाद चाइना आता है। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो इंडिया में होता है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे हम बात करते हैं स्पीसीज। देखो स्पीसीज में आपको कोई मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल आपको याद रखना है कि इसकी 3 स्पीसीज होती है। एक तो होती है 6 राउड, 2 राउड एंड 2 राउड, 2 मतलब 2 पंक्ति वाली। ये तो है 6 पंक्ति वाली, 6 पंक्ति वाली। और ये दोनों है 2-2 पंक्ति वाली। 2-2 पंक्ति में इनको लगाया जाता है, 2-2 पंक्ति वाली। तो हमारे इंडिया के अंदर जो स्पीसीज जिसको कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, वो 6 रो वाली है, ठीक है ना, 6 पंक्ति वाली। इसका बोटनिकल नेम क्या है, होर्डियम वल्गेर है। होर्डियम वल्गेर, जिसको हम पढ़ते हैं। इसकी हम बात करें तो इसका है होर्डियम इरेगुलर। होर्डियम इरेगुलर है। और जो एक और प्रजाति है 2 पंक्ति वाली, इसका है होर्डियम डिस्टिंकन। होर्डियम डिस्टिंकन।
तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, आपको सिर्फ इस वाली पर फोकस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, होडियम वल्गेर। सीड रेट की अगर हम बात करें तो देखो, नॉर्मल सीड रेट मतलब इरिगेटेड एरिया के लिए सिंचित क्षेत्र की अलग बीज दर देखेंगे, और यहाँ पर रेनफेड मतलब वर्षा आधारित के लिए अलग हम यहाँ पर बीज दर लेते हैं। सिंचित की अगर मैं बात करूं तो सिंचित के लिए लेते हैं 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी लेते हैं? 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। रेनफेड में हम ज्यादा लेते हैं, 120 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर हम लेते हैं। क्रिटिकल स्टेज मतलब देखो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, आपने नाम सुना होगा। तो एक ऐसी अवस्था होती है जिस कंडीशन पे मतलब उस स्टेज पे अगर फसल को पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगी। तो ऐसे इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की, वो 30 दिन बाद होती है, बुआई के 30 दिन बाद। उस स्टेज को हम बोलते हैं टिलरिंग स्टेज हम उसको बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये बुआई के 30 दिन बाद होती है, बुआई के 30 दिन बाद। सोविंग टाइम, तो सोविंग टाइम है मिड अक्टूबर से मिड नवंबर। कब सोविंग करते हैं? मिड अक्टूबर से मिड नवंबर में हम क्या करते हैं? सोविंग करते हैं भाई, रबी क्रॉप है। यहां पर हम देखें रो टू रो डिस्टेंस, अगर मैं रो टू रो की बात करूं R इंटू आर, तो 22.5 सेंटीमीटर लेते हैं। इस पर स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लांट टू प्लांट अगर हम देखें प्लांट टू प्लांट तो 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं। रो टू रो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। फर्टिलाइजर की बात करें, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इसके अंदर डाला जाता है। तो नाइट्रोजन डालेंगे 30 केजी, नाइट्रोजन डालेंगे 60 केजी, फास्फोरस डालेंगे 30 केजी एंड पोटास डालेंगे 20 केजी प्रति हेक्टेयर। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बार्ले का। और बार्ले एक C3 प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। C3 प्लांट सेल्फ पोलिनेटेड मतलब स्वपरागित जो फसल है वो कौन है? बार्ले है, ठीक है ना, जो है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी वेराइटीज। तो इसकी वेराइटीज अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नॉर्मल वेराइटीज अलग देखेंगे। इसमें एक डिजीज लगती है मोलिया रोग, ठीक है। तो मोलिया रोग और नेमेटोड क्या होते हैं? सूत्रकृमि होते हैं जो जड़ों में रहते हैं अंदर जमीन के अंदर। तो इन दोनों के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी हम यहाँ पर देखेंगे। साल्ट टॉलरेंट मतलब एक तरीके से लवणता सहनशील, और जो सारीता सहनशील वो किस्में अलग हैं। हस्कलेस छिलका रहित किस्में अलग देखेंगे। इस तरीके से यहाँ से 4-5 किस्में हम देखने वाले हैं। नॉर्मल वेराइटीज की अगर मैं बात करूं तो RS6 अंबर, आजाद रत्नाकरण 16, 18 एंड 19, करण 16, 18, 19 आपको याद रखना है। ये नॉर्मल वेराइटीज है किसकी? बार्ले की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिया प्रतिरोधी और नेमेटोड सूत्रकृमि प्रतिरोधी किसमें कौन कौन सी है। तो RD 387 है एंड RD 2035 है, RD 2035। अगली किस्म आती है RD 2052 एंड अगली आती है हमारे पास RDB1। ये ऐसी किस्में हैं जिनमें मोलिया डिजीज नहीं होती है और नेमेटोड इनमें नहीं लगते हैं, सूत्रकृमि इनमें नहीं लगते हैं। अब हम बात करें सारीयता सहनशील और लवणता सहनशील जो वेराइटीज है वो कौन कौन सी है। तो वेराइटीज हमारे पास आती है यहाँ पर BL2 और इसको बिलाड़ा 2 के नाम से भी जाना जाता है। बिलाड़ा 2 के नाम से इसको जाना जाता है। एंड RD 2552 ये जो किस्म है ये सारीयता सहनशील प्लस लवणीयता सहनशील किस्म है। हस्कलेस मतलब छिलका रहित किस्म, जिसके ऊपर छिलका नहीं पाया जाता, जो के ऊपर वो किस्में हमारे पास डोलमा है एंड करण 3 है, हिमानी है एंड केलास है। तो ये किस्में कौन सी हो गई? छिलका रहित हो गई। आपको बिल्कुल अच्छे से जो फोकस करना है वो आपको करना है हस्कलेस। ये आपसे पूछा गया है कि जो कि छिलका रहित किस्म बताइए, ऑप्शन में आपको डोलमा दिया जाता है। तो आप डोलमा को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, जो कि छिलका रहित किस्म है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा आपको
मोलिया डिजीज एंड नेमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें दाना व चारे का अनुपात, मतलब ग्रेन और हस्क का जो एक तरीके से रेशियो होता है वो कितना रेशियो इसमें होता है 1:1.25। कितना होता है 1:1.25 होता है। वीड कंट्रोल की बात करें तो सेम गेहूं की तरह, जो मैंने आपको गेहूं में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था गेहूं में, देखते हैं भाई। गेहूं में मैंने आपको बताया था कि चौड़ी पत्ती के लिए क्या लेंगे 2,4-D लेंगे। क्या लेंगे 2,4-D हमें लेना है। और सकरी पत्ती के लिए क्या लेंगे, सकरी पत्ती के लिए हम यहाँ पर आइसोप्रोटिरोन लेते थे, उसके अंदर हमें यहाँ पर आइसोप्रोटिरोन नहीं लेना, यहाँ पर हमें लेना है एनाडिक्स। देखो इसमें एक जंगली चौलाई लगती है, क्या लगती है जंगली चौलाई, उसके लिए लेंगे एनाडोक्स। दोनों की डोज देखें तो 2,4-D की 0.75 kg प्रति हेक्टेयर हमें लेनी है, मतलब 1 किलो से कम। एंड जो एनाडोक्स है, एनाडोक्स का हमें लेना है 1 kg प्रति हेक्टेयर। ये हमें लेनी है जंगली जई के लिए या जंगली चौलाई के लिए। चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि चौड़ी पत्ती के लिए कौन सा खरपतवार लेंगे, खरपतवार नाशी लेंगे तो 2,4-D लेंगे। इसके अलावा सकरी पत्ती के लिए जैसे गेहूं में क्या लेते हैं, आइसोप्रोटिरोन लेते हैं, मेटासल्फोसल्फ्यूरोन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जाने कितनी बार रिपीट होते रहते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमने यहाँ पर इसका बेसिक ओवरव्यू देख लिया। भाई आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं अधिकतर, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखें। यहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सके। चलिए भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार्ले, इससे बियर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, इससे बियर बनाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेटेड है, C3 प्लांट है। बॉटनिकल नेम हॉर्डियम वल्गेर है, फैमिली ग्रेमिनी है, ओरिजिन एशिया इथोपिया है। क्रोमोसोम नंबर 2n = 14, प्रोटीन 11.5%, कार्बोहाइड्रेट 75%, फैट 1.3%। टाइप ऑफ फ्रूट कैरियोप्सिस बोलेंगे। इसका जो पुष्पक्रम होता है उसको स्पाइक या हेड बोलते हैं। एंड क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, सब ट्रॉपिकल। टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री, ग्रोथ के लिए 15 से 20 डिग्री, पकते समय 30 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्शन सर्वाधिक रूस में होता है, उसके बाद चाइना आता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में होता है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। 3 प्रजातियां इसकी है, हॉर्डियम वल्गेर है, हॉर्डियम डिस्टिंक्शन है एंड हॉर्डियम इरेगुलर है। आपको फर्स्ट वाली याद रखनी है। सीड रेट 80 से 100 kg इरिगेटेड एरिया के लिए लेते हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए। या आपसे सामान्य पूछी जाए तब भी आपको 80 से 100 लगाना है, 120 वाला आपको नहीं लगाना। 120 तभी लगाना है जब आपसे पूछा जाए कि शुष्क क्षेत्र में या फिर रेनफेड एरिया के लिए बीज दर कितनी लेते हैं, ठीक है ना। शुष्क क्षेत्र अगर वहां पर मिल जाए आपको तब आपको लगाना है 120 kg प्रति हेक्टेयर। टिलरिंग स्टेज इसकी क्रिटिकल स्टेज है, सिंचाई की इरिगेशन की 30 दिन बाद होती है। सोविंग टाइम मिड अक्टूबर से मिड नवंबर में सोविंग करते हैं। R/R रो टू रो जो डिस्टेंस रखेंगे 22.5 सेंटीमीटर रखेंगे, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर रखेंगे। नाइट्रोजन 60 kg डालेंगे, फॉस्फोरस 30 डालेंगे, पोटास 20 kg डालेंगे। वेराइटीज नॉर्मल अलग याद रखनी है, मोलियर डिजीज और नेमाटोड की अलग याद रखनी है। और यहां पर आपको स्टार लगा लेना है हस्क लेस पर, क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। वीड कंट्रोल के लिए चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D लेंगे, बाकी इसमें जो जंगली जई लगती है उसके लिए एनाडिक्स हम लेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें डिजीज कौन कौन सी लगती है। डिजीज इंसेक्ट आपके यहाँ से नहीं पूछे जाते, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि आगे एग्जाम में आपके काम आएंगे। भाई जो भी गेहूं के अंदर लगते हैं ना वो सब इसके अंदर लगते हैं, जौ के अंदर। यहां पर हम बात करते हैं डिजीज की, रोग। सबसे पहला रोग आता है अनावर्त कंडवा, कवर्ड स्मट बोलते हैं इंग्लिश में, कवर्ड स्मट अनावर्त कंडवा रोग। ये किसके द्वारा होता है, ये एक कवक जनित रोग है, ऑस्ट्रिलागो हॉर्डियाई द्वारा होता है। ऑस्ट्रिलागो हॉर्डियाई कवक के द्वारा ये रोग होता है। और ये एक तरीके से मेजर जो मुख्य रोग है जो का वो कौन सा है, अनावर्त कंडवा रोग है। और इसके कंट्रोल के लिए हम बाविस्टिन या विटावेक्स से क्या करेंगे, बीज को उपचारित करेंगे। किससे, बाविस्टिन एंड
वीटावेक्स कितना लेना है, 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हमें उपचारित करना है। ये पहला रोग हो गया। दूसरा जो रोग आता है हमारे पास वो आता है धारीदार रोग, स्ट्राइप डिजीज। स्ट्राइप डिजीज, धारीदार रोग। और धारीदार रोग भी एक कवक जनित रोग है, ये होता है हेलोमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम। हेलोमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम, इसके द्वारा ये होता है स्ट्राइप या धारीदार रोग। इसके कंट्रोल के लिए केप्टान लेंगे और ये एक सीड बोर्न डिजीज है। केप्टान कितना लेंगे, केप्टान लेंगे हम यहां पर 3 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको डालना है। नेक्स्ट मोलिया, भाई मोलिया सर्वाधिक लगती है इसके अंदर, मोलिया डिजीज। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसकी जो रेजिस्टेंट वेराइटी है, मतलब इसके कंट्रोल के लिए हम उन वेराइटीज का यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब है उनमें ये नहीं होता है, ठीक है ना। मोलिया डिजीज होता है हेटेरोडेरा एविनी से होता है। और इसके कंट्रोल के लिए एक तरीके से मतलब हेटेरोडेरा जो एविनी है सूत्रकर्मी, मतलब सूत्रकर्मी के द्वारा ये होता है, सूत्रकर्मी मोलिया डिजीज। कंट्रोल के लिए हम क्या लेंगे यहां पर, तो कंट्रोल के लिए हम नेमेटोड प्रतिरोधी जो किस्में हैं उनको हम यहां पर उगाएंगे। 4th नंबर पे हम बात करें तो आता है लूज स्मट को हम एक तरीके से इसको लूज स्मट को क्या बोलेंगे भाई, यहां पर अनावर्त कंडवा हो गया। लूज स्मट आप याद रखना है इसको, लूज स्मट। ये होता है कवक के द्वारा ऑस्ट्रिलागो न्यूडा के द्वारा ये होता है, ठीक है। एक कवक है, एक तरीके से कवक जनित बीमारी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपसे दवाइयाँ वगैरह नहीं पूछी जाएगी रोग से, या जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप मुझे गूगल पे से सपोर्ट जरूर करें, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद।